नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। खबर बिहार झारखंड की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पटना में एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को न्योता। चिराग को बुलाने से राजनीति में नया बवाल। हिंदुस्तानी आवाम ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। रांची में जिलों के प्रभारी मंत्रियों की होगी घोषणा। सीएम ने मंत्रियों के साथ की बैठक। कमेटी की बैठक के बाद होगा फैसला। पटना में विपक्ष के मानव श्रृंखला कार्यक्रम पर बीजेपी का निशाना। राम सागर सिंह बोले, सड़क पर दिखे आरजेडी कार्यकर्ता, मानव श्रृंखला से गायब दिखे किसान। और पटना में मानव श्रृंखला पर मंगल पांडे ने दिया बयान। बोले, जनता की भावना समझने में फेल हुआ विपक्ष, जनता देश के किसानों और सरकार के साथ। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को न्योता देकर बीजेपी ने जेडीयू के लिए नया माहौल खड़ा कर दिया है। लेकिन बीजेपी के इस फैसले ने बिहार एनडीए में नया विवाद खड़ा कर दिया है। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने बीजेपी के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने बीजेपी के फैसले की कड़ी आलोचना की है। हमने कहा है कि जिस चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, उसको बैठक में बुलाना ठीक नहीं है। इससे गलत संदेश जाएगा। बीजेपी के फैसले से हम लोग आहत हैं। एनडीए के साथ आगे मांझी रहेंगे कि नहीं, ये फैसला मांझी को करना है। देखिए, चिराग पासवान जी को एनडीए की बैठक में बुलाया जाना एक निंदनीय कार्य हुआ है। जिस लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने एनडीए के नेताओं और कैंडिडेट्स के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, वैसे दल को एनडीए में रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। रही बात कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ऐसे परिस्थितियों में एनडीए के साथ रहेगा कि नहीं, उसका फैसला हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी करेंगे। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं से ठीक नहीं है। वहीं झारखंड में 20 सूत्री समिति के गठन के पहले सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों की घोषणा होगी। जल्द ही राज्य सरकार सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों की घोषणा करेगी। इसके बाद ही 20 समिति का गठन किया जाएगा, क्योंकि जिला 20 सूत्री समिति के अध्यक्ष संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री होते हैं। इसके बाद ही 20 सूत्री का फॉर्मूला तय होगा कि कहां कहां कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता 20 सूत्री मांगों में शामिल होंगे। इस संबंधित बैठक हुई है और आपको यह बता दें कि इसमें सीएम आवास में इससे संबंधित बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर और केशव महतो कमलेश मौजूद रहे। बैठक में फॉर्मूले को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें कहा गया कि जहां कांग्रेसी के मंत्री जिला 20 सूत्री के अध्यक्ष होंगे, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई नेता उपाध्यक्ष होगा। वहीं जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का मंत्री अध्यक्ष होगा, वहां कांग्रेस का नेता उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि वो नाम सौंपें कि कहां कौन कौन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा। 1 सप्ताह बाद फिर कमेटी के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सीएम आवास में बैठक हुई है, जहां पर 20 सूत्री समिति के गठन को लेकर चर्चा हुई। झारखंड में 20 सूत्री समिति के गठन के पहले सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों की घोषणा होगी। अब क्या इसके लिए फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले से क्या निकलकर सामने आएगा, इसी चीज को लेकर यह आज बैठक हुई है। बैठक में फॉर्मूला क्या होगा 20 सूत्री का, और साथ ही किस तरीके से ये काम होगा, इससे संबंधित चीजें चर्चा वहां पर हुई है। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम,
कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर और केशव महतो, कमलेश मौजूद रहे। फॉर्मूले को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। हालांकि कहां से कौन अध्यक्ष होगा या उपाध्यक्ष होगा, इसको लेकर अभी नाम निकलकर सामने नहीं आए हैं। एक सप्ताह का वक्त दिया गया है। एक सप्ताह बाद फिर कमेटी के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक होगी। जिलों के प्रभारी मंत्रियों की घोषणा होगी झारखंड में 20 सूत्री समिति के गठन से पहले, और इसी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। दरअसल ग्रामीण लोगों की समस्याओं को लेकर इस 20 सूत्री समिति का गठन होना है, लेकिन उससे पहले कहां से किस प्रभारी मंत्री को जिम्मेदारी दी जाएगी और उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या संख्या बल के हिसाब से इस फॉर्मूले को तय किया जाएगा या फिर तरीका कोई और होगा, कहां से कांग्रेस का प्रभारी मंत्री बनेगा और कहां से जेएमएम का प्रभारी मंत्री बनेगा, ये सारी चीजें अभी धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएंगी। इसी सिलसिले में आज सीएम आवास में बैठक हुई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर, केशव महतो, कमलेश समेत नेता शामिल रहे। और हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजीव रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव रंजन जी, साधना प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। राजीव जी, किस फॉर्मूले के तहत अब यह तय होगा कि जो 20 सूत्री समिति का गठन होना है, इसको लेकर क्या फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, कैसे तय होगा कि कहां से प्रभारी मंत्री कौन होगा, किस पार्टी का होगा? देखिए, इन्हीं फॉर्मूलों को तय करने के लिए कांग्रेस प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह जी ने एक कमेटी बनाई है 4 सदस्यीय, जिसके साथ कल माननीय मुख्यमंत्री की बैठक भी हुई जी। और उसी बैठक के दौरान ये तय किया गया कि पहले प्रभारी मंत्रियों की घोषणा की जाएगी, सभी जिलों से प्रभारी मंत्री बनाए जाएंगे, और उसके बाद 20 सूत्री और निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, ताकि हमारे स्थानीय स्तर पर जितने भी कार्यकर्ता जिन्होंने अपना अहम योगदान देकर के इस सरकार की स्थापना की है, उनकी निगरानी में विकास कार्य हो और विकास कार्य का लाभ सीधे तौर पर जनता के पास पहुंचे जी। लेकिन ये जो 20 सूत्री समिति का गठन होना है, उससे पहले जिलों के प्रभारी मंत्रियों की घोषणा होगी। इस 20 सूत्रीय समिति का मकसद क्या है और किस प्रोसेस के तहत आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, 20 सूत्री का महत्व क्या है, ये बहुत पहले से देश की जनता जानती है, और ये आदरणीय इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के दौरान ही 20 सूत्री समितियों का गठन पूरे देश स्तर पर किया गया था, ताकि जितने भी सभी विभागों के द्वारा विकास कार्य किए जाते हैं और आम जनता को जिसको लाभ मिल सकता है, उसकी निगरानी स्थानीय स्तर पर दैनंदिन जीवन में जो उनके साथ रास्ता कायम करके विकास में काम करने वाले लोग हैं, वो उनकी निगरानी कर सके। तो ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी सरकार के द्वारा 20 सूत्री के प्रभारी मंत्रियों का मनोनयन जिला स्तर पर किया जाता रहा है। सभी मंत्रियों को प्रभार दिया जाता है, ताकि एक प्रभारी मंत्री के अध्यक्षता में बैठक होती है, जिसमें जिले के उपायुक्त और तमाम जो पदाधिकारी होते हैं, जिनके जिम्मे सरजमीन पर विकास के काम को उतारने का काम किया जाता है, उनकी जवाबदारी तय की जाती है कि किन योजनाओं के तहत सरजमीन पर जो सरकार की योजनाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे और लोगों को, आवाम को उसका लाभ मिले। बहुत छोटे छोटे से 2 सवाल राजीव जी। पहला सवाल तो ये है कि क्या आरजेडी को भी इसमें शामिल किया गया है, और साथ ही ये भी सवाल है कि क्या आपको लगता है कि अब 20 सूत्री समिति से लोगों की समस्याओं का निराकरण, खासतौर पर झारखंड के ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण हो पाएगा और उन तक योजनाओं का लाभ पहुंच पाएगा?
देखिए, दो सवाल आपके हैं, बहुत माकूल सवाल है और मैं इसका जवाब दे देता हूं कि निश्चित रूप से यहाँ महागठबंधन दल की सरकार है जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल शामिल है। तो किसी भी कमेटी का निर्धारण होगा तो स्वाभाविक तौर पर हमारे गठबंधन दल के साथियों को एडजस्ट करने का काम किया जाएगा और जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। कल पहली बैठक थी और आपने दूसरा सवाल किया कि क्या इसका लाभ पहुंचेगा आम जनता के पास या नहीं। तो स्वाभाविक है कि सरकार तो विकास के कार्य कर रही है, लेकिन उस विकास के कार्य में कहीं कोताही न बरती जाए, उसकी निगरानी करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेवारी तय कर दी जाएगी कि आपके निरीक्षण में, आपके निगरानी में, आपके प्रखंड में, आपके पंचायत में जो काम है वो सरजमीन पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, उसकी निगरानी आपको करना है ताकि एक जवाबदारी तय की जा सके कि जिन अधिकारियों के जिम्मे जिन जो कार्य सौंपे गए हैं वो उसको पूरी तरह से पूरा करने में सक्षम है या नहीं, या कहीं कोताही हो रही है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उस पर अंकुश लगाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। तीनों कृषि कानून के विरोध में महागठबंधन के मानव श्रृंखला पर अब राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है इस पर। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा है कि आज के महागठबंधन के मानव श्रृंखला में किसान गायब रहे, कांग्रेस के भी नेता नजर नहीं आ रहे थे, सड़कों पर कुछ भीड़ सिर्फ आरजेडी के कार्यकर्ताओं की ही नजर आ रही थी। डॉक्टर रामसागर सिंह ने महागठबंधन या तो यूं कहें कि आरजेडी के नेतृत्व में जिस मानव श्रृंखला के आयोजन जिसे किया गया है आज, उसको लेकर निशाना साधा गया है। कहा कि इस मानव श्रृंखला में बाकी तो छोड़ दीजिए, महागठबंधन का हिस्सा कांग्रेस के ही बहुत कम कार्यकर्ता नेता नजर आए और किसान तो इस मानव श्रृंखला में कहीं भी नहीं थे। ये सिर्फ और सिर्फ आरजेडी की ही मानव श्रृंखला थी। आह्वान किया था, कांग्रेस ने पंचर किया, माले ने पंचर किया। किसान तो पहले भी इनको सजा दे चुके हैं, क्योंकि ये किसानों के अहित में काम करने वाले लोग थे। लोगों को पता है कि हमारा हित कौन देख रहा है। WTO में जो सिग्नेचर ट्रीटी पर सिग्नेचर किए थे, उस समय किसकी सरकार थी? ये कांग्रेस की सरकार थी या महागठबंधन के लोग थे उस साइन करने में? उससे ही किसानों के किस्मत पर ताला लगाने का काम किया गया था। हमारी सरकार जब आई तो उस ट्रीटी से हटने का धमकी भी दिया, क्योंकि सब्सिडी हटाने की बात उसमें लिखी। आज के मानव श्रृंखला पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंगल पांडे ने कहा है कि राजनीति में जब कोई जनता की भावनाओं को नहीं समझता है तो वो फेल हो जाता है। वही चीज आज फिर से नेता प्रतिपक्ष के साथ हुई है। वो जनता और किसानों की भावनाओं को नहीं समझे, वो मानव श्रृंखला बनाने में फेल हो गए। आज देश की जनता और किसान सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की मानव श्रृंखला में ना तो मानव था और ना ही वो श्रृंखला थी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ये बयान दिया है और विपक्ष के मानव श्रृंखला पर निशाना साधा है। दरअसल आज आरजेडी की तरफ से मानव श्रृंखला को लेकर इसका आयोजन किया जाना था, आयोजन हुआ भी, लेकिन जिस संख्या बल का इंतजार महागठबंधन को, आरजेडी को था, वो शायद ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आई। यही वजह है कि बीजेपी इस पर निशाना साध रही है। अभी आप डॉक्टर रामसागर सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि इसमें
किसान तो छोड़िए, महागठबंधन का घटक दल कांग्रेस भी शामिल नहीं था। अब आप स्वास्थ्य मंत्री बिहार के मंगल पांडे को सुन रहे थे, जो ये कहते नजर आए कि तेजस्वी यादव पूरी तरीके से फेल हो गए हैं, उन्हें जनता पहले ही नकार चुकी है, अब उनका मानव श्रृंखला भी फेल हो चुका है। इस मानव श्रृंखला में न मानव नजर आए और न ही ये श्रृंखला दिखाई दी। जब कोई जनता की भावनाओं को नहीं समझता है तो वो राजनीति में फेल हो जाता है। वही चीज आज देखने को मिला। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जो नेता प्रतिपक्ष है वो फेल हो गए। बिहार की जनता की भावनाओं को नहीं समझा, किसानों की भावनाओं को उन्होंने नहीं समझा। बिहार के किसान, आज देश के किसान भारत की सरकार और बिहार की सरकार के साथ हैं। और जो निर्णय भारत की सरकार ने और बिहार सरकार ने उनके विकास के लिए लिया है, किसानों के आर्थिक उन्नयन के लिए लिया है, किसानों के लिए भलाई के लिए लिया है, उसके साथ है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने जिस मानव श्रृंखला की बात की थी, आज एक अद्भुत नजारा देखने को। नए कृषि कानून को लेकर आज बिहार के विपक्षी पार्टियों ने मानव श्रृंखला बनाई। इसी क्रम में सिवान जिले में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें लोग अपने हाथों में तख्तियां लेकर खड़े थे। मानव श्रृंखला के प्रभारी राजू खान ने बताया कि कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। कृषि कानून के विरोध में आज महागठबंधन के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाई। सिवान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हाथों में तख्तियां लिए लोग दिखाई दिए, कृषि कानून का विरोध करते नजर आए। और इसमें आप वामपंथी दल का झंडा भी देख सकते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता महागठबंधन के काफी संख्या में इसमें शामिल हुए। सिवान की तस्वीर जहां महिलाएं भी नजर आ रही हैं, साथ ही काफी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं जिनके हाथों में तख्तियां हैं, लिखा हुआ है कि हम कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, इस कानून को वापस लिया जाए। जा रहा है काला कानून। आज कई दिनों से, महीनों से किसान रोड पे ठंडे में पड़े हुए हैं, सैकड़ों किसान मर गए, लेकिन ये गुंगी सरकार, बाहरी सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही। ये पूंजीपतियों की सरकार है। मात्र 3 आदमी सरकार को चला रहे हैं और किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रहे। किसान जो मांग कर रहे हैं नहीं मांग रही है। इसलिए हमारे नेता तेजस्वी यादव ने यह निर्णय लिया कि पूरे बिहार में आज मानव श्रृंखला के माध्यम से हम इस नीति को विरोध कर रहे हैं। वहीं नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर हॉल राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन आयोजित किया गया, जहां राष्ट्र महाकवि जयशंकर प्रसाद की 132वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता और पूर्व पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने जयशंकर प्रसाद के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने समाज से अपील करते हुए कहा कि राष्ट्र कवि जयशंकर प्रसाद के सपने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर जयशंकर की तरह बनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले पढ़ाई जरूरी है। राष्ट्र कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज अपने जयशंकर प्रसाद जी जो नाटककार, साहित्यकार और छायावादी युग के बहुत बड़े कवि थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर जो भी राष्ट्रभक्त हैं उनके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने जिस सपना को देखा था, उस सपना को, उद्देश्य को, उनके संकल्प को कि समाज के अंतिम पावदान के जो हलवाई जाति है, अति पिछड़ा वर्ग का जाति है,
उसमें जयशंकर प्रसाद ने जन्म लिया। साहिबगंज में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने गांधी चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मधेपुरा में भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जन नाट्य संघ एप्टा AISF NACUI ने किया है। इस मौके पर 2 मिनट का मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। पुष्प अर्पित करके 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मधेपुरा की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुमला कोर्ट के मालखाने में तैनात हवलदार अरविंद सिंह की बीती देर रात मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शनिवार की सुबह साथ में रहने वाले साथियों ने देखा कि अरविंद सिंह की बेहोशी की हालत में पड़े हैं। इसके बाद आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हवलदार के मृत होने की सूचना पूरे पुलिस एसोसिएशन को हुई तो मातम का माहौल हो गया। फिलहाल अभी तक मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं समस्तीपुर पुलिस ने बंधन बैंक लूटकांड में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा एसपी विकास बर्मन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। उन्होंने बताया है कि इस केस में सुबह पुलिस ने निशांत कुमार उर्फ गुड्डू साहनी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लूटी गई सैमसंग के टैबलेट के साथ लूट में इस्तेमाल की गई होंडा बाइक भी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि इस लूट में शामिल अन्य 3 अपराधियों की भी पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जिसमें से कुछ हथियारबंद अपराधियों के द्वारा लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें कुल 34,000 रुपए ले जाने की बात और टैब और मोबाइल आदि लूटने की बात आई थी। जो सीसीटीवी फुटेज और अन्य बिंदुओं पे हम लोगों ने जब अनुसंधान प्रारंभ किया, उसके आधार पे हम लोगों ने कुछ संदिग्ध अपराधियों को चिन्हित किया था। इसमें से 4 अपराध कर्मियों की पहचान कर ली गई। इसके पश्चात आज सुबह में जो एक अभियुक्त गुड्डू साहनी है, उस निशांत को गिरफ्तार किया गया है। बेतिया में नवलपुर थाने के पास से मोटरसाइकिल सवार 2 नकाबपोश अपराधियों ने एक 14 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक कल शाम करीब 4 बजे मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने ब्रजेश यादव के 14 वर्षीय पुत्र प्रिंस यादव को यह कहते हुए अपहरण कर लिया कि चलो ईंट भट्टा के पास अपने दादा विनोद यादव से भेंट करा दो। उसके बाद अपराधी बच्चे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर भाग गए। सूचना मिलते ही नवलपुर पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन अब तक अपहरण किए गए बच्चे और अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उधर दुमका ग्रामीण क्षेत्रों में चमचमाती सड़कें अब जर्जर हो गई हैं। सड़कों का बुरा हाल है। इससे आवागमन करने में ग्रामीणों को भी काफी परेशानी होती है और काफी परेशानियों का सामना भी उन्हें करना होता है, क्योंकि सड़कों के हालात खस्ता हो चुके हैं। अगर बात की जाए मसलिया प्रखंड के राधा मार्ग से भाया गुरद्वारा होते हुए हथिया पाथर जाने वाली सड़क की, जिसका 12 साल पहले विभाग से लगभग 9 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया था, जिसमें अब जगह जगह सड़क पर गड्ढे और नुकीले पत्थर निकल आए हैं। ग्रामीणों ने इस सड़क की मरम्मत की मांग की है। काफी खराब हो चुके हैं। ये रोड यहाँ राधानाथ से ये हथियापुर तक गया है, 9 किलोमीटर का है। ये बहुत ही जर्जर हो चुके हैं ये रोड।
अभी हम लोग को जाने आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके लिए भी जाने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तब उसमें जाने में दिन को किसी तरह चल जाते हैं, लेकिन रात को जाने आने में बहुत मतलब आम आदमी को बहुत तकलीफ का सामना करना है। कहीं हम लोग उसमें गिर न जाए, नहीं तो चोट पहुंच जाएगा। इस तरह बहुत जर्जर हो चुके हैं। सरकार से यही मांग है कि हम लोग का ये रोड जल्द से जल्द मरम्मत कराने की व्यवस्था की जाए। समस्तीपुर जिले के मथुरापुर ओपी क्षेत्र के नागर बस्ती के पास बाइक और ई रिक्शा के बीच टक्कर में बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान अंकित कुमार के रूप में की गई है, जो बाइक से समस्तीपुर से सतमलपुर की ओर जा रहा था। ई रिक्शा में जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में पूरी तरीके से यह वारदात, माफ कीजिएगा, यह पूरी घटना कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस घटना में साफ देखा जा सकता है कि एक ई रिक्शा आ रहा है और ई रिक्शा जैसे ही मुड़ने का प्रयास कर रहा है, वैसे ही सामने से तेज रफ्तार बाइक आकर उसमें टकरा जाती है और बताया जाता है कि इसमें बाइक सवार की मौत हो गई है। एक दर्दनाक घटना घटी है। बाइक और ई रिक्शा की टक्कर हुई है। इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि ये टक्कर काफी भीषण हुई है। देखिए, जैसे ही ई रिक्शा मुड़ने का प्रयास कर रहा है, वैसे सामने से एक तेज रफ्तार बाइक आती है और उसमें टकरा जाती है। इसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। लोग वहां पर मौजूद थे, तुरंत ही पहुंचे, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई। यह तस्वीर देखिए जरा, देखिए, जैसे ही ई रिक्शा वहां से मुड़ने का प्रयास कर रहा था, ये बाइक काफी तेजी से आई और ई रिक्शा में टकरा गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार फटाफट अंदाज में देखिए खबरें सुपरफास्ट।